स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर देर रात तुगलकाबाद इलाके की झोपड़ियों में आग लग गई और आग से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। बताया यह जा रहा है कि आग को फैलने से रोक लिया गया है। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने के बाद झोपड़ियों में रखे सिलेंडर भी फटने लगे। पुलिस ने फिलहाल किसी जनहानि की पुष्टि नहीं की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है भीषण ये तस्वीर दिल्ली के तुगलकाबाद की ये तस्वीर, जहां पर झोपड़ियों में आग लगी। आग कैसे लगी ये भी देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल तो आग को बुझाने की कोशिश में दमकल की 30 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। जो है 30 के करीब जो है गाड़ियां जो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और ये झुग्गियाँ प्लस जो मटेरियल आपको सामने पीछे नज़र आ ही रहा है और सारा जो है अभी अंडर कंट्रोल के अंदर। कुछ गैस सिलेंडर्स वगैरह फटे थे यहाँ पर और कैजुअल्टी अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है, बाद में जो है चेक करके बाद में बताया जा सकता है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ताजा हालात बताएं, क्या आग बुझा ली गई है पूरी तरह से या अभी भी भड़क रही है? देखिए, ये जो आग लगी थी ये देर रात जो है तड़के जो कहा जा सकता है 3:10 के लगभग में ये आग लगी थी। उसके बाद वहां पर देखते ही कई झुग्गियों में आग काफी तेजी से लग गई। उसके बाद वहां पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद आग बुझाने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन काफी देर तक वो आग जो है ऐसी लगी रही। और अगर बात करें झुग्गियों की बात करें तो यहाँ पर अभी गर्मी का महीना चल रहा है और गर्मी में यह आग जो है और काफी तेज से बढ़ती है। तो यहाँ पर कई झुग्गियां जो है ऐसे ही जलते राख हो गई। जब तक मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचती या स्थानीय पुलिस की टीम पहुंचती, तब तक एक झुग्गी से दूसरे में और दूसरे से तमाम। बिल्कुल शंकर, कुछ पता चल पाया है हादसा कैसे हुआ? उस वक्त जाहिर सी बात है सभी लोग सो रहे होंगे, तो कोई जनहानि तो नहीं? अभी तक देखिए कैजुअल्टी का कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और आग पर पूर्ण तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने की जो वजह है उसको तलाशा जा रहा है। और अभी गर्मी के मौसम में कई बार शॉर्ट सर्किट भी देखने को मिलता है, तो कहीं ये शॉर्ट सर्किट की वजह तो नहीं आग लगी थी, इसको भी तलाशा जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखा जा रहा था काफी जो बिजली की तारें जो है वो ऐसे ही अस्त व्यस्त हालत में वहाँ पे पसरा हुआ था, क्योंकि लोग जो वहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की तारें ऐसे अस्त व्यस्त में पड़ी हुई थी और हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट ही यहाँ पे आग लगने की मुख्य वजह रही होगी। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कुछ लोग अक्सर यहाँ पे जो धूम्रपान करते रहते हैं, सिगरेट और बीड़ी जो है वो पीकर उससे भी आग लगी हो सकती है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। जनहानि के बारे में अभी कुछ भी पुष्ट नहीं है। आग कैसे लगी इस बारे में भी अभी तक पुष्ट जानकारी नहीं है। इधर प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर बाहुबली नेता पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर पर छापेमारी हुई। फरार बेटे और भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है। कारोबारी के साथ मारपीट मामले में फरार है बेटा उमर, जिस पर सीबीआई ने इनाम भी घोषित कर रखा है। 2 लाख का इनाम का ऐलान इसके ऊपर किया गया है। राजूपाल मर्डर केस में फरार है अतीक का भाई अशरफ। छापेमारी के दौरान दोनों ही पुलिस को नहीं मिले हैं। एडिशनल एसपी अनिल यादव के नेतृत्व में भारी पुलिस के साथ छापेमारी की गई। फरार पूर्व विधायक अशरफ की तलाश में की गई है छापेमारी और इस दौरान अशरफ भी घर पर नहीं मिला। अतीक अहमद के बेटे अली से फरार अशरफ और उमर के बारे में पूछताछ की गई। सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से फरार चल रहा पूर्व विधायक अशरफ की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। ज्योति राव फुले हमारी सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ज्योति, बताएं जरा, सीबीआई की टीम ने इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन ये पकड़ में आए नहीं एक बार फिर। इनके जब से ये सूबे की योगी सरकार बनी है तब से अशरफ जो है फरार चल रहे हैं। लगभग 2 दर्जन से ऊपर इनके ऊपर संगीन मामले दर्ज हैं और सबसे बड़ा मामला राजूपाल हत्याकांड इनके ऊपर दर्ज था और तब से ये फरारी काट रहे हैं। योगी सरकार आने के बाद से फरार हैं और अभी तक पुलिस इनकी तलाश कर रही है। हालांकि एडीजी की तरफ से 2.5 लाख का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव भी जो है सूबे के सरकार को भेजा गया। अभी तक इनको 50 लाख का है और अतीक अहमद की बेटे जो है उमर अब्दुल्ला, उनके ऊपर भी जो है के तरफ से जो है 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, लेकिन वो भी जो है अभी तक फरार है। जेल में
मारपीट करने का आरोप था इनके पास जो है। तो ऐसे पुलिस जो है अब दबिश दे रही है, लोगों को घर जाकर के दबिश दे रही है और लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है कि अब कहीं से कोई क्लू मिल जाए ताकि इनकी तो कोई जानकारी, कोई क्लू हासिल कर पाई है क्या पुलिस टीम? देखिए, पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। जहां जहां पर जी रोकेंगे आपको, क्या आज भी छापेमारी हो सकती है? जल्दी से बताइएगा। जी, अभी भी अगर पुलिस को लगेगा तो पुलिस छापेमारी करेगी, लोगों को हिरासत मिलेगी, पूछताछ करेगी, क्योंकि उसको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके जो गुंडे हैं वो आए दिन यहाँ पर धमकियां देते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। रोकेंगे इस वक्त आपको। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल छापेमारी हुई, कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी पुलिस टीम को। हालांकि बेटे से जरूर पूछताछ की गई, भाई के बारे में, चाचा के बारे में, लेकिन अभी भी कोई जानकारी, कोई बड़ा क्लू हाथ नहीं लगा है पुलिस टीम के। इधर प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। पूर्व विधायक अशोक वाजपेयी की कार का एक्सीडेंट हुआ है और इस हादसे में पूर्व विधायक को सिर में चोट पहुंची है। ये चोट हल्की है। नैनी में हुए हादसे में गनर भी घायल हो गया है। शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के पिता हैं अशोक वाजपेयी और इन्हीं की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। सिर में हल्की चोट भी पहुंची है, खासकर ड्राइवर को भी चोट लगी है। और एक बार फिर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे मजदूरों के पानी की बोतलों को लूटने का वीडियो सामने आया है। पानी लूटने से नाराज लोगों ने मजदूरों की लाठियों से पिटाई भी की है। पानी की लूट और पिटाई का ये वीडियो संगम नगरी प्रयागराज में वायरल हो रहा है। मामला प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का है। अब कामगारों को लेकर आई ट्रेन में पानी की बोतलें एक ट्रॉली से ले जाई जा रही थी, जिसे हर बोगी में देना था। लेकिन जैसे ही कामगारों ने पानी की बोतल्स देखी तो उन्होंने छीना झपटी शुरू कर दी। पानी ले जा रहे नाराज लोगों ने कामगारों की पिटाई कर दी। इस दौरान तो देखिए जरा, पानी को लेकर एक बार फिर लूट मच गई रेलवे स्टेशन पर। हालांकि कामगारों के लिए ही ये पानी की बोतलें ले जाई जा रही थी, लेकिन सब्र किसी ने नहीं दिखाया। जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक पानी की ठेले से श्रमिक स्पेशल के यात्री पानी उठा के ले जा रहे हैं, जिसमें जो बंटवारा करने के लिए जो स्टाफ IRCTC का था उसके द्वारा कुछ लोगों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें देख रहे हैं, मामले की जांच के लिए मैंने बोला है और पता लगने पर आपको इस बारे में बताया जाएगा क्या स्थिति है इसकी। मैं इंस्पेक्टर BP सिंह, प्रयागराज जंक्शन, इलाहाबाद। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर एक निजी लैब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि लैब की ओर से 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई थी, जो कि 48 घंटे के अंदर ही सरकारी लैब की जांच में नेगेटिव आई। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी मेरठ ने सरकार से इस निजी लैब का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। यह निजी लैब गुरुग्राम में है, जिसकी मेरठ ब्रांच में लोगों ने कोरोना का टेस्ट कराया था। फिलहाल निजी लैब की ओर से इस मामले पर अभी तक अपनी राय नहीं रखी गई है, अपना पक्ष नहीं रखा गया। बात आगरा की करते हैं, जहां पर कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। 7 नए कोरोना पॉजिटिव में सिपाही भी शामिल हैं। आगरा में 864 हो चुकी है इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। आगरा में हॉटस्पॉट का दायरा सिमटा जरूर है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती दिख रही है। नई गाइडलाइंस में 400 मीटर से घटकर 250 मीटर ये दायरा कर दिया गया है। पहले 1 किलोमीटर का क्षेत्र होता था हॉटस्पॉट, लेकिन उसके बाद इसे कम करके 400 मीटर किया गया और अब उसे भी कम करके 250 मीटर कर दिया गया है। और इसका मतलब यह है कि जिस इलाके में जहां पर कोरोना पॉजिटिव कोई केस मिलेगा, उसके आसपास 250 मीटर के रेडियस में 250 मीटर के रेडियस के इलाके को हॉटस्पॉट माना जाएगा, न कि पहले की तरह 400 मीटर के रेडियस को। इधर फिरोजाबाद में 3 संदिग्ध कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ दफ्तर के मृत संविदाकर्मी की पत्नी पॉजिटिव पाई गई। सीएमओ दफ्तर का दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर भी पॉजिटिव है। पुरुषोत्तम नगर की बुजुर्ग महिला भी संक्रमित पाई गई है। ये 3 लोग पहले से ही संदेह के दायरे में थे और अब इनकी रिपोर्ट जो आई है वो संदेह को पुख्ता करने वाली है। और कोरोना बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के घर तक भी पहुंच चुका है। करण जौहर ने जानकारी दी है, खुद उन्होंने ट्वीट किया
कि उनके घर पर काम करने वाले लोगों में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। करण जौहर ने ट्वीट कर लिखा कि हमारा पूरा परिवार और स्टाफ पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी में कोई लक्षण नहीं है। हम लोगों ने टेस्ट करवाया जो नेगेटिव निकला, लेकिन हमने खुद को अगले 14 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। हम सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज और सुरक्षा दी जाएगी और वो जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। इधर अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच शादी की सालगिरह मनाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद से ही देखिए जरा, सासनी गेट इलाके का ये वीडियो जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन है, बावजूद इसके लव कैटल्स के मालिक पवन वार्ष्णेय ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। 25वीं सालगिरह का आयोजन किया। घोड़े की जगह स्कूटर का इस्तेमाल किया गया। स्कूटी के आगे घोड़े का एक मॉडल भी लगाया गया और आगे सगे संबंधी नाचते गाते बढ़ते चले गए। सभी लोग भूल गए कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आगरा में हालात क्या है। देखिए जरा, यहाँ जश्न का आलम आप देख सकते हैं। शादी की 25वीं सालगिरह और आप वीडियो में आवाज भी सुनते हैं। एक महिला की आवाज है जो लॉकडाउन का जिक्र कर रही है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के नियमों का पालन यहाँ नहीं हो रहा है। तो बकायदा बारात निकालनी इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किया है, उनकी जान को खतरे में डालते हुए। इधर गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के दौर में ब्राह्मणपुरा गांव के ग्रामीणों ने नई पहल की है। कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक गांव वालों ने खुद ही गांव के स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया, जहां बाहर से आए प्रवासियों को क्वारंटीन करने का इंतजाम किया गया। ग्रामीणों ने अपने गांव को कोरोना मुक्त रखने के लिए यह कदम उठाया है। टेंट हाउस से मंगा करके और यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया ताकि उन लोगों को यहाँ रख दिया जाए। हम लोगों ने करीब 10 लोगों के लिए यहाँ रहने की, खाने की और पूरी व्यवस्था, यहाँ शौचालय भी है और वो 10 दिन यहाँ रहेंगे। उनके घर वाले भी तैयार हैं मानसिक रूप से और वो लोग भी तैयार हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले से जुड़ी खबर। अब शिक्षक भर्ती के लिए अब आवंटन की सूची 31 मई को जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 31 मई को ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद 27 मई से इनकी जांच शुरू होगी, यानी कि कल से, और अंतिम सूची तैयार की जाएगी जो कि 31 मई को अपलोड होगी वेबसाइट पर। इधर बांदा में तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक में मोरंग लदा हुआ था। डॉक्टर ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया है। यहां आए दिन सैकड़ों ओवरलोडेड मोरंग भरे ट्रक निकलते हैं जो आए दिन हादसे का सबब बन रहे हैं। इधर कोरोना वायरस की महामारी के बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाने वाली है। हालांकि बीजेपी महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी, जिसमें पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने वाली है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे। जेपी नड्डा का कहना है कि संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए होगा। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से ही रैली का आयोजन किया जाएगा। तो बीजेपी तैयार है लोगों को बताने के लिए कि आखिर पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने किन किन योजनाओं की शुरुआत की और किन किन योजनाओं पर अमली जामा पहनाया गया, लोगों को क्या फायदा हुआ है पिछले 6 साल में। दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है, जिस मौके पर इस तरीके से ऑनलाइन रैली का आयोजन होगा। वर्चुअल तरीके से ये रैली होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन भी करेंगे। 10 करोड़ परिवारों को काम गिनाएगी। बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया है, ये पार्टी गिनाने वाली है।
हालांकि वर्चुअल अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है। 30 मई को बीजेपी के डिजिटल अभियान से पहले 28 मई को कांग्रेस देश भर में ऑनलाइन कैंपेन चलाने वाली है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट में घिरे लोगों के मुद्दों को उठाने वाली है। बस, ट्रेन सेवा और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद अब पार्टी ने कैश की मांग के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार सभी परिवारों के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो। तो कोरोना संकट पर भी राजनीति तेज है और आने वाले दिनों में ये राजनीति और बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र से यूपी आने वाले प्रवासी मजदूरों पर सियासत चरम पर है। रविवार को देर रात तक रेल मंत्री पीयूष गोयल लगातार ट्वीट करते रहे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पैसेंजर्स की लिस्ट उपलब्ध नहीं करा सकी। पीयूष गोयल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से राजनीति में लगे हैं। सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है प्रदेश में। हमें 80 ट्रेनें चाहिए, ये 35-40 ट्रेनें दे रहे हैं। उन्होंने मराठी में ये बोला। अमित जी, उन्होंने कोशिश महासंकट के दौर में अमित जी उन्होंने ये कोशिश की बताने की कि बड़ी चिंता कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी लिस्टें तैयार हैं उनके पास, और वो 80 ट्रेन मांगते हैं तो 30-40 मिलती है। जबकि असलियत ये है कि कल से पहले 65 बार 65 ट्रेन जो हम लगाते थे स्टेशनों पे, उनके रिक्वेस्ट पे वो पैसेंजर्स नहीं ला पाते थे और हमें कैंसिल करनी पड़ती थी। इतनी झरमरा गई है पूरी व्यवस्था, पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व महाराष्ट्र का। मैंने करीब 7-7:15 बजे 125 ट्रेनें देश भर से मूव करनी शुरू कर दी और उनको कहा कि आपके पास तो लिस्टें रेडी है, आपने टीवी पे कहा हम तो रोज मांग रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो आप दे दो 125 ट्रेनों की लिस्ट। पूरा बैकलॉग हम एक दिन में आपको पूरा कर देंगे। 7:15 बजे से हर घंटे मैं पूछता रहा कि वो लिस्टें क्या है। मेरे अधिकारी तो 5 बजे से मांग रहे थे कि डिटेल्स दो, हमें अगले दिन की तैयारी करनी है, और ये सिलसिला 12:30 बजे तक चलता रहा। 12:30 बजे तक कोई उनके यहाँ से पैसेंजर की डिटेल्स नहीं, कहाँ से ट्रेन चलनी है, कहाँ पहुंचनी है। इधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में सीएम योगी को लेकर लिखे गए लेख पर पीयूष गोयल ने कहा कि योगी को सामना के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, पूरे देश में सीएम योगी के काम की तारीफ हो रही है। सामना ने जो योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा, हिटलर जैसी बात, व्हाट इज योर रिएक्शन टू इट? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना। पहले भी करते थे, हमने कई बार इसको नजरअंदाज किया, हमने फिर भी अपनी मित्रता कायम रखी, लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ जी को कोई सामना का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उनका पूरे देश में जो लोकप्रियता है, पूरे देश में जिस प्रकार से लोगों ने उनके काम की सराहना की है, जिस प्रकार से हम केंद्र में बैठे हुए देख रहे हैं कि 22-23-24 करोड़ लोगों का इतना बड़ा प्रदेश इतनी अच्छी तरीके से महाराज जी संभाल रहे हैं, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड की अब कोई भी खबर नहीं छूटेगी, क्योंकि अब उत्तराखंड के बुलेटिन में हर एक निश्चित अंतराल पर खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहा है न्यूज 18। अब सुबह से लेकर रात तक उत्तराखंड की खबरों से अपडेट रहिए, क्योंकि सुबह 7:27 पर देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस, सुबह 10:27 पर देखिए उत्तराखंड बुलेटिन में आपको हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दोपहर 1:27 पर उत्तराखंड की खबरों का डोज हम लेकर आते हैं। अब शाम 4:27 पर भी उत्तराखंड लाइव बुलेटिन के जरिए आपको करेंगे अपडेट। साथ ही शाम 7:27 पर उत्तराखंड एक्सप्रेस में दनादन अंदाज में खबरें दिखाते हैं, और रात 10:27 पर आपको उत्तराखंड की दिन भर की खबरों का डोज लेकर हम हाजिर होते हैं। तो अब उत्तराखंड की एक भी खबर नहीं छूटेगी, हर एक निश्चित अंतराल पर आपको उत्तराखंड से रिलेटेड एक बुलेटिन जरूर मिलेगा।